वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का PGT इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ऑलरेडी हम एक वीडियो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसकी सेकेंड वीडियो 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे चैनल के ऊपर HTET के, KVS के, PGT इकोनॉमिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स डिटेल में हर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आप चैनल पर जाकर हर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि HTET इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम नवंबर में 28 या 29 नवंबर को हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आगे वाली जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अभी आप प्रेजेंट में HTET इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हैं वो सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन द नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज राइज। अगर एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है एक्स आप गुड परचेज कर रहे हो, उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर आप क्या करते हो, एक्स की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करने लग जाते हो। यहाँ पर ये बोला है और जो वाई क्वांटिटी है, वाई जो गुड है, आप उसकी क्वांटिटी को परचेज सेम ही रखते हो। तो इसमें जो प्राइस कंजप्शन कर्व है उसकी शेप कैसी होगी। आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि एक्स गुड्स का प्राइस कम हुआ, आपने एक्स गुड्स को परचेज करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और वाई जो कमोडिटी थी आपने उसके परचेज को ना तो बढ़ाया ना घटाया। तो इसमें आपसे पूछा है प्राइस कंजप्शन कर्व की शेप कैसी होगी। तो आपको मैं डायग्राम से इस चीज़ को समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बोला गया है स्टार्टिंग में आप इवन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हैं। आप एक्स कमोडिटी इतनी परचेज कर रहे हैं, वाई कमोडिटी इतनी परचेज कर रहे हैं, और ये आप दोनों ही कमोडिटी को परचेज कर रहे हो। एक्स का प्राइस हो जाता है कम, तो आप क्या करते हैं, आपकी प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी क्या होती है, प्राइस लाइन शिफ्ट होती है, तो आप नए डिफरेंस का जो आपका डिफरेंस कब है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि आप एक्स की क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और वाई की क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपका प्राइस कंजप्शन कर्व की शेप कैसी होगी, आपने देखा ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अनदर। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट होने का मतलब है कि आप इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही हैं, लेकिन आप पहले ए पॉइंट पर थे, अब आप बी पॉइंट पर आ गए। और आप लोगों को पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है कि एक प्रोड्यूसर उनको अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब आपसे पूछा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का राइटवर्ड मूवमेंट होने का मतलब क्या है। अब आप समझ जाइए, राइटवर्ड मूवमेंट होने का मतलब है कि आपने क्या किया है, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब आप ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको ये गिवन है कि प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही, इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आप ए पॉइंट पर थे, बी पर गए, तो आपका प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फुली। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ भी कैसे कर रहे हैं,
फुली यूटिलाइज कर रहे हैं और मोस्ट इफेक्टिव एंड देयर बाय द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आप बना रहे हो विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय अ फर्म, इंडस्ट्री और अ इकोनॉमी इज नोन एज। अब आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपके पास किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास जितने भी संसाधन है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आप अच्छे से उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। यूज़ करने के बाद आप प्रोडक्शन भी जितना मैक्सिमम हो सकता है उस रिसोर्सेज से आप कर रहे हो, तो इस चीज़ को इकोनॉमी की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? इसको एलोकेशन एफिशिएंसी बोलेंगे, मार्केट एफिशिएंसी बोलेंगे, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलेंगे, टेक्निकल एफिशिएंसी। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बोला है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप लोगों को पता है तटस्थ वक्र की पहली विशेषता होती है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका राइट हो जाएगा। सेकंड देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर बोला है एक इंडिफरेंस कर्व, दूसरा इंडिफरेंस कर्व जो ऊंचे वाला होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। ये भी क्या है? इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपकी राइट है। अगला देखिए, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज यू इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पूरक वस्तुओं में इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होती है? यू होती है। ये क्वेश्चन में बोला है। आप लोगों को पता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो पूरक वस्तुएं जिनका आप दोनों ही इकट्ठा यूज करते हो। जैसे जितनी क्वांटिटी आप x की लोगे मान लो, उतनी ही आप क्या कर रहे हो? y की लोगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो एल शेप होती है, ना कि यू शेप। तो यही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपसे क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनसेटेड डिमांड का इंक्लूड ओनली। जो कंपनसेटेड डिमांड कब होता है वो क्या इंक्लूड करता है? वो प्राइस और इनकम इफेक्ट को इंक्लूड करता है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इंक्लूड करता है, वो इनकम इफेक्ट को इंक्लूड करता है, या वो प्राइस इफेक्ट को इंक्लूड करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो हिक्स ने दिया था। और हिक्स ने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि डिमांड जो है चेंज होती है जब प्राइस में चेंज होता है, और रियल इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप हमेशा याद रखना कंपनसेटेड डिमांड कर्व हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व होता है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, लेकिन जो मार्शेलियन डिमांड कर्व होता है उसमें आप इनकम इफेक्ट को भी लेते हो और वो क्या होता है? मोर इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा था उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द फंक्शन ऑफ मार्केट इज परफॉर्म। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं उसमें जो काम होता है उनको कौन परफॉर्म करता है? कंज्यूमर, मैनेजर, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, प्रोड्यूसर। आप लोगों को पता है चाइना क्या है? एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, हर एक डिसीजन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे विच अमंग द इज नॉट करेक्ट अजप्शन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पूर्ण प्रतियोगिता की इनमें से क्या एक विशेषता नहीं होती? फर्स्ट देखिए, परफेक्ट मोबिलाइजेशन ऑफ इनपुट की संसाधनों की क्या होती है? पूर्ण गतिशीलता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कभी भी पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं में विभेद नहीं होता। जो भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है
वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नोट करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब यहाँ पर बोला है जो पेरिशेबल कमोडिटी होती है उनका प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस होता है। आप लोगों को पता है पेरिशेबल कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जो जल्द ही खराब हो जाती है। खराब मतलब जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गया, आप काफ़ी लंबे टाइम तक इनको स्टॉक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है कि इनकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कि इनका प्राइस, पेरिशेबल कमोडिटी का प्राइस किससे प्रभावित होता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस होता है या तो उससे प्रभावित होता है। एंड थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है। थर्ड ऑप्शन में बोला है चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पेरिशेबल कमोडिटी होती है उनका प्राइस तब चेंज होता है जब किस में चेंज होता है, चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में चेंज होने से पेरिशेबल कमोडिटी के प्राइस भी इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। सोशल वेलफेयर, हर एक इंडिविजुअल के वेलफेयर को आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तब ऑटोमेटिकली सोशल वेलफेयर बनता है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो जो है किन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो बर्गसन ने किया, हिक्स ने किया, कैल्डर ने किया, एरो ने किया। तो यहाँ पर जो बर्गसन है वो किसका है, अब्राहम बर्गसन जो थे वो सोशल वेलफेयर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम डिराइव फ्रॉम मशीन। आपको इनकम होती है एक मशीन से, एंड अदर एप्लीकेंट, अदर जो रिसोर्सेज है उनसे, और वो किसको होती है, एक आदमी को, ड्यूरिंग इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में मशीन और उससे संबंधित संसाधनों से जो भी एक इनकम अर्न की जाती है ह्यूमन द्वारा, वो क्या कहलाती है, उसको आप इंटरेस्ट बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो, क्वाजी रेंट बोलते हो या रेंट बोलते हो। आप लोगों को पता है क्वाजी रेंट एक ऐसा रेंट होता है जो कि शॉर्ट रन में ही मिलता है, क्योंकि शॉर्ट रन में रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की सप्लाई पॉसिबल नहीं होती। तो वहीं पर इनकम जो डिराइव होती है मशीन से या एप्लीकेंट से ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वाजी रेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट एट हायर प्राइस इन इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट में मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपना प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखता है एट लोअर प्राइस इन एक्सटर्नल मार्केट। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, इंडिया में प्रोडक्ट बनाया, इंडिया के अंदर आप उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखते हो, लेकिन यूएसए आउटर कंट्री है, आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखते हो, कम रखते हो। तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, तो ये होती है डंपिंग। जब हम अपने देश में प्रोडक्ट को महंगा बेचें और दूसरे देश में, विदेश में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को फेस करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम रखते हैं। तो ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, आपकी डंपिंग की कहलाती है। अगला पॉइंट देखिए, द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे पूछा है डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो आप लोगों को पता है डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ऑप्शन नंबर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है 27वां क्वेश्चन, वो आपका मैच द फॉलोइंग का क्या है, क्वेश्चन है।
यहाँ पर आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपको बोला है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम जीरो। कहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जीरो हो जाता है? तो रिज लाइन के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसका अगला देखिए, रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ गुड एंड कंज्यूमर मनी इनकम। आप किसकी हेल्प से किसी भी गुड्स का प्राइस और कंज्यूमर की इनकम को रिप्रेजेंट जो है करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइस कंजप्शन बजट लाइन आपका प्राइस ऑफ गुड एंड कंज्यूमर इनकम को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड ऑप्शन देखिए, लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट इक्विलिब्रियम कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस गिवन मनी इनकम। उसके पास जितनी भी मनी इनकम होती है वो डिफरेंट जो उसके इक्विलिब्रियम के पॉइंट आते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कहलाता है प्राइस कंजप्शन कर्व। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट फर्म कैन बाय विद अ गिवन आउटले। किन दो संसाधनों को एक फर्म जो है परचेज कर सकती है जिसके पास जितने उनकी प्राइस है? तो आपको पता है आइसो कॉस्ट कर्व की यही डेफिनेशन होती है कि टू फैक्टर दैट अ फर्म कैन बाय विद गिवन आउटले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द शेप ऑफ MFC एंड AFC। MFC का मतलब है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, AFC का मतलब है एवरेज फैक्टर कॉस्ट। कहाँ पर? इफ द फैक्टर मार्केट, जो फैक्टर्स की मार्केट है, जो संसाधनों की मार्केट में मोनोप्सोनी है। मोनोप्सोनी का मतलब होता है एक अकेला बंदा क्या करता है? क्रेता होता है किसी चीज़ को खरीदने वाला। तो ये बोल रहे हैं आपको शेप बतानी है MFC की और AFC की। अगर फैक्टर मार्केट में मोनोप्सोनी है और जो प्रोडक्ट मार्केट है जहाँ पर प्रोडक्ट बन के तैयार होके बेचा जाता है, वहाँ पर वो कैसी है? उसका परफेक्ट कंपटीशन है। आपको समझ आया? यहाँ दो सिचुएशन है, एक होती है हमारी फैक्टर मार्केट, एक होती है प्रोडक्ट मार्केट। फैक्टर मार्केट जहाँ पर फैक्टर्स जो संसाधन होते हैं उत्पादन करने के उनको उनका सेल परचेज होता है। प्रोडक्ट मार्केट जब प्रोडक्ट बन जाता है, जब प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो सेल परचेज प्रोडक्ट का होता है। अब आपको बताना है कि फैक्टर मार्केट में क्या है? मोनोप्सोनी है, एकाधिकार है, मतलब एक ही आपका क्रेता है। तो अभी सिचुएशन में आपको MFC और AFC का आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि उनकी शेप कैसी होगी। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब क्या हो, फैक्टर मार्केट में मोनोप्सोनी हो। और क्या आपको पता है संसाधनों का प्राइस भी कहाँ डिसाइड होता है? फैक्टर मार्केट में ही होता है। तो आपका क्या होगा? ये होता है आपका मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है। और आपको हमेशा पता है कि ये होती है आपकी एवरेज फैक्टर कॉस्ट होती है और इसके ऊपर आपकी क्या होती है? मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होती है। तो आपको मैंने शेप बता दी। अब आप ये बताओगे कि आपकी एवरेज और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों ही कैसी होती है? इंक्रीजिंग होती है और ऊपर की तरफ होती हैं। तो आपको अब देखना है किस ऑप्शन में इस तरह की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, दोनों हॉरिजॉन्टल होती हैं? नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग होती है एंड AFC लाई अबव द MFC। नहीं, अभी आपको मैंने शेप क्या दिखाई? ये वाली शेप दिखाई। और AFC नीचे होता है और MFC ऊपर होता है। बट यहाँ पर बोला है AFC लाई करता है अबव द MFC। तो ये उल्टा बोल दिया इन्होंने यहाँ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट होगी। नेगेटिवली स्लोप होता है, तो इसका नेगेटिवली स्लोप तो आपने देखा होता ही नहीं है। इसकी शेप कैसी है? पॉजिटिवली स्लोप है एंड लेफ्ट टू राइट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक्सटर्नैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उनको कौन लेके आया? मार्शल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर बोला गया है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी टू एक्सप्लेन वेलफेयर।
वेलफेयर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सटर्नैलिटी किन्हों ने यूज़ किया? मार्शल ने, पैरेटो ने, हिक्स ने, पिगू ने। AC पिगू ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में वेलफेयर की बात की, और उन्होंने ही क्या कहा कि आपको अगर इस एक्सटर्नैलिटी से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा, उसको वेलफेयर के कंटेक्स्ट में यूज़ किया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन देखिए, आपका मैच द फॉलोइंग का क्या है क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है डिफरेंशिएटेड रेंट की थ्योरी। जो रेंट की जो थ्योरी है वो किन्होंने दी? आप लोगों को पता है डिफरेंट रेंट जो होता है वो डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। सरप्लस वैल्यू प्रिंसिपल कार्ल मार्क्स ने दिया है। डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये कैलेस्की ने दी है। एडिंग अ प्रॉब्लम विकसित द्वारा दी गई है। तो आप इसको जब आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन लेबर इज ऑन एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपने क्या करना है, ये डायग्राम है, एक्स एक्सिस पर लेबर लेना है, एंड द शेप ऑफ आइसोक्वांट दैट कंबाइन मोर लेबर विद सेम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। जैसे अभी हमने 16th क्वेश्चन किया उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन अब इन्होंने लेबर और कैपिटल के कंटेक्स्ट में पूछा। इन्होंने यही कहा कि एक तरफ आपको एक्स पर लेबर लेना है, वाई पर आपको क्या लेना है, कैपिटल लेना है। तो इन्होंने कहा आपको क्या करना है, लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते चलना है और कैपिटल की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना है। तो मैंने वही किया, कैपिटल को हमने कांस्टेंट रख दिया, लेबर को आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो ये जो कर्व है, जो ये शेप है, तो ये कैसी है आपकी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बनी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज। आप लोगों को पता है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपका जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी इज एफिशिएंसी, कैपिटल का अल्फा, लेबर के ऊपर आता है बीटा। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की मानी जाती है वो यही कि यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अप्लाई होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। अब आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन में है कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट क्या होता है या कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट कहाँ होता है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, फिर आपको बहुत इजीली इस क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आपने देखा होगा ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, ये ए का यूटिलिटी कर्व है, ये क्या है आपका बी का यूटिलिटी कर्व है। ठीक है, ये एक आपका एक ए का यूटिलिटी कर्व, दूसरा हमने क्या बना दिया, दूसरा हमने बना दिया बी का यूटिलिटी कर्व बना दिया। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के तरह जो शेप है ना, ये V1 ये क्या दिखाता है, ये आपका ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। क्या है आपका, ये ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। और ये आपका क्या है, W1, W2, W3, W4 ये आपका सोशल इंडिफरेंस कर्व है। क्या है, सोशल वेलफेयर के इंडिफरेंस कर्व है। अब वहाँ पर आपसे पूछा यही है कि ब्लिस पॉइंट कंस्ट्रेंट कहाँ है। आपका जो क्याऊ पॉइंट है ना, जहाँ पर आपका ग्रैंड यूटिलिटी फ्रंटियर आपके सोशल वेलफेयर फंक्शन को टेंजेंट करता है, जो कि पॉइंट क्याऊ पे कर रहा है। तो ये जो क्याऊ जो आपका पॉइंट है, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कंस्ट्रेंट ऑफ ब्लिस पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पर
आपकी इकोनॉमी की दोनों ही कंडीशन वेलफेयर की पूरी हो रही हैं, वो कौन कौन सी, एफिशिएंसी भी और इक्विटी भी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ब्लिस पॉइंट कंस्ट्रेंट कहाँ होता है, जब ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को क्या करता है, जो हमारा सोशल इंडिफरेंस कर्व होता है टेंजेंट करेगा, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों ही कंडीशन पूरी होती है वेलफेयर की। और ये वाला जो आपका पॉइंट है, क्या वो जो पॉइंट है ना आपका, ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे यूनिक पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड यूनिक कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। ये तीनों चीज़ें यहाँ पूरी हो रही हैं। तो इसीलिए अब आप क्वेश्चन का आंसर ऊपर जाकर देखिए, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना, कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर। तो आप देखिए इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये तो नहीं था। आइसोक्वांट इज अ टेंजेंट टू आइसोकोस्ट। आइसोक्वांट ने आइसोकोस्ट को टेंजेंट किया, नहीं। देयर इज इक्वालिटी बिटवीन आइसोकोस्ट कर्व एंड आइसो प्रोजेक्ट कर्व, कि आइसोकोस्ट कर्व में और आइसो प्रोजेक्ट कर्व में इक्वालिटी है, ये भी बात हमने नहीं की। अभी हमने क्या बात किया, सोशल इंडिफरेंस कर्व जो होता है सोसाइटी का, वो आपका टेंजेंट करना चाहिए किसको, ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। वो आपका क्या पॉइंट मैंने आपको दिखाया, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज हमने इसके 33 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आने वाली जो वीडियोस होंगी हम उसमें इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, और जब ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।